औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के सभी इंजीनियरिंग व्यवसायों के विषय वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की पाठचर्या में अंकित प्रसंग घर्षण फ्रिक्शन पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज हम लोग फ्रिक्शन घर्षण के विषय में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं सभी वस्तुओं की सतहें पूरी तरह से चिकनी नहीं होती हैं, बल्कि कुछ न कुछ खुरदरापन और अनियमितताएं होती हैं। इसीलिए जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर ले जाया जाता है या गति कराया जाता है तो सतह पर ये अनियमितताएं उलझ जाती हैं, जिससे घर्षण पैदा होता है। जितना अधिक खुरदरापन उतनी ही अधिक अनियमितताएं और गति करने के लिए अधिक से अधिक बल लगाया जाएगा। ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन इज मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन सॉलिड सर्फेसेस। यहाँ पर ये चित्र देखिए, यहाँ पर दो सॉलिड ठोस है, ठोस वस्तुएं हैं। अब इसका जो खुरदरापन है, पहले वाला इसको A मान लेते हैं और ये इसको B। एक वस्तु A है, सॉलिड ठोस वस्तु A है और दूसरी ठोस वस्तु B है। अब इनकी खुरदरी सतहें हैं। अब ये रफ सरफेस या खुरदरी सतहें जब इन दोनों ठोस वस्तुओं को इनके सतह के सापेक्ष गति कराते हैं तो गति करने के लिए हमें अधिक से अधिक बल लगाने की आवश्यकता पड़ती है। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर मैंने एक वस्तु ये वाला मान लिया, इसको A लिया है और ये बड़ा वाला बॉक्स है, इसको B मान लिया। ये ठोस वस्तुएं हैं। अब अगर A वस्तु जो है B के ऊपर रखी हुई है और इसको अगर गति कराते हैं तो गति कराने के पहले हम इसमें देखेंगे कि इसमें सतहों में कितना खुरदरापन है। तो इसके खुरदरापन को हम माइक्रोस्कोपिक व्यू से अगर देखते हैं तो इस तरह का नजर आता है। तो देखिए खुरदरेपन में क्या होता है कि एक रिग होता है, रिज, चोटी या उभार उसे कहते हैं, और दूसरा डिप्रेशन, गड्ढा होता है। तो जब एक वस्तु A दूसरी वस्तु B पर गति करता है तो क्या होता है कि ये इसका रिज इसके डिप्रेशन में सेट हो जाता है, स्लॉट में, खांचे में सेट हो जाता है। ऐसे ही दूसरी वस्तु का जो येलो कलर में मैंने रिप्रेजेंट किया है, इसका जो रिज है, उभार है, इसके डिप्रेशन, इसके गड्ढे में सेट हो जाता है। तो इसलिए वस्तु पर घर्षण उत्पन्न होता है। अब एक, जैसा मैंने माइक्रोस्कोपिक व्यू की बात किया था, अब एक सरफेस मान लीजिए ये है, आपको दिखाया है मैंने, और एक वस्तु A ये है। ये वस्तु A जो है सॉलिड वस्तु है, ये जो है इस सरफेस पे रखी हुई है। तो ये जो है चित्र से देखेंगे तो आपको ऐसे नजर आएगा, फिजिकली देखेंगे, नेकेड आई से देखेंगे तो आपको इस तरह से नजर आएगा। लेकिन जब एक्चुअल सरफेस जो है आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको दोनों सतहों का, ये सतह मतलब वस्तु A की सतह और ये वस्तु मान लो इसको B है, कोई सरफेस है, ये B सरफेस है, तो आप देखेंगे इनकी खुरदरी सतहें नजर आती हैं। तो घर्षण की परिभाषा या डिफिनीशन ऑफ फ्रिक्शन, जब एक ठोस वस्तु को दूसरे ठोस वस्तु पर चलाने या गति कराने का प्रयास किया जाता है तो दोनों सतहों के मध्य एक बल उत्पन्न होता है जो गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है तथा वस्तु को चलाने या गति कराने से रोकने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर जो रोकने का प्रयास की मैं बात कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि दोनों वस्तुओं के सतहों के खुरदरेपन के कारण, और खुरदरेपन में क्या होता है, जो रिज होता है और डिप्रेशन होता है वो एक दूसरे के साचे में, खांचे में सेट हो जाते हैं। तो इस बल को घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं तथा इस क्रिया को घर्षण या फ्रिक्शन कहते हैं। अगर हम एक लाइन में इस डेफिनेशन को डिफाइन करें तो घर्षण एक वस्तु के दूसरे के सापेक्ष गतिमान होने का प्रतिरोध है। अब यहां पर मैंने एक वस्तु A ले लिया, दूसरी वस्तु B ले लिया, ठोस वस्तुएं हैं, दोनों एक दूसरे के सरफेस पर रखी हैं। ये अप्लाइड फोर्स है, फोर्स अगर पुश करते हैं मोशन इधर की ओर करेगा, और ये फ्रिक्शन अगर ये इस इधर की ओर गति कर रहा है तो इसकी गति का विरोध करता है ये वाला दूसरा सरफेस। तो इसी फोर्स को क्या बोल देंगे, जिस फोर्स से ये विरोध कर रहा है उसको फ्रिक्शन बोलेंगे। फिर से एक बार डेफिनेशन को समझते हैं। जब एक ठोस वस्तु को दूसरे ठोस वस्तु पर चलाने का प्रयास किया जाता है तो दोनों सतहों के मध्य एक बल उत्पन्न होता है जो गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है तथा वस्तु को चलाने से रोकने का प्रयास करता है। इस बल को घर्षण बल कहते हैं। अब हमने ये बल लगाया, देखिए पुशिंग फोर्स है, मोशन, गति इस दिशा में है ना। तो आपने डेफिनेशन में क्या बोला कि दोनों सतहों के मध्य एक बल उत्पन्न होता है जो गति की विपरीत दिशा में। तो ये जो फ्रिक्शन है ये जो है इस मोशन के विपरीत दिशा में काम कर रहा है, जो कि इसकी गति को रोकने का प्रयास करते हैं। तो इसी बल को क्या बोल देंगे, फ्रिक्शन।
फ्रिक्शन फोर्स, और इस क्रिया को फ्रिक्शन बोल देते हैं। अब चित्र से देखते हैं, एक बॉक्स है ग्राउंड पे रखा हुआ है। अब बॉक्स वांट्स टू मूव इन दिस डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में जाना चाहता है। तो जब इस डायरेक्शन में जाएगा तो इसकी जो सरफेस है और इस जमीन की जो सरफेस है वो खुरदरी है, क्योंकि कोई भी चीज आइडियल जो है चिकनी सरफेस नहीं हो सकती है, कुछ ना कुछ खुरदरापन रहता है, जैसा कि माइक्रोस्कोपिक व्यू में पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था। अब यहाँ पर देखेंगे तो नॉर्मली जो है ये सतहें जो हैं आपको एकदम क्लियर नजर आ रही है कि कोई भी सरफेस नहीं है, लेकिन जब इनको आप माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखेंगे तो इनकी सतहें इस टाइप की ऐसे होंगी, है ना, ग्राउंड का ऐसे होगा, है ना, ऐसे या ऐसे, है ना, इस टाइप की, तो है ना खुरदरापन। तो फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट एक्ट्स इन एन अपोजिट डायरेक्शन टू मूवमेंट। कितना अच्छा डेफिनेशन है, फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट एक्ट्स इन एन अपोजिट डायरेक्शन टू मूवमेंट। ओके, अब अगली स्लाइड में देखते हैं, इस भी चित्र में देखते हैं। देखिए एक आयताकार प्लेट है जिसकी मोटाई इतनी है, ये देखिए आयताकार प्लेट है। अब इस प्लेट की सरफेस पर ये बॉक्स रखा हुआ है ना, तो अब देखिए अगर इसको हम डायरेक्शन ऑफ मोशन और अटेम्प्टेड मोशन, अगर इस बॉक्स को हम इस और इस डायरेक्शन में गति कराएं तो ये क्या करेगा, इसकी गति का एक बल विरोध करेगा। कौन सा? वो फ्रिक्शन फोर्स होता है। देखिए यहाँ पर मैंने ये फ्रिक्शन फोर्स किया है। क्यों फ्रिक्शन फोर्स विरोध करता है? क्योंकि दोनों सतहों की खुरदरेपन के कारण, घर्षण के कारण, है ना, घर्षण बल, घर्षण होता है घर्षण बल के कारण, ठीक, या घर्षण के कारण, काजेज ऑफ फ्रिक्शन। तो घर्षण के कारण क्या होते हैं? तो घर्षण ठोस वस्तुओं के सतहों के खुरदरेपन के कारण होती है। आपको मैंने दिखाया था पिछली स्लाइड में, अब आप देख लीजिए। तो घर्षण हमेशा ठोस वस्तुओं के सतहों के खुरदरेपन के कारण होती है। एक वस्तु ये मान लो ए है, ठोस वस्तु है, एक बड़ी वस्तु बी है, ये ठोस वस्तु ए दूसरी वस्तु बी के सरफेस पे रखी हुई है। तो अब घर्षण जो इसके बीच में घर्षण उत्पन्न हो रहा है वो हमेशा इन दोनों के सतहों के खुरदरेपन के कारण होती है। जैसा कि ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है ना, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है। ओके, रिज है और ये डिप्रेशन है ना। तो खुरदरापन क्या होता है? खुरदरापन जो है कॉम्बिनेशन ऑफ चोटी या उभार या रिज और डिप्रेशन, इसका कॉम्बिनेशन होता है। घर्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक घर्षण तब उत्पन्न होता है जब वस्तु के सतह के सापेक्ष स्थिर होती है। यदि कोई बल उसे विस्थापित करने का प्रयास करता है तो घर्षण इतना प्रबल होता है कि वह वस्तु को उसकी स्थिति में बनाए रखता है। स्थैतिक घर्षण लागू बल के साथ तब तक बढ़ता है जब तक कि यह अधिकतम मूल्य तक नहीं पहुंच जाता। एक बार जब लगाया गया बल इस मान से अधिक हो जाता है तो वस्तु हिलने लगती है और स्थैतिक घर्षण का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जब कोई ठोस वस्तु किसी दूसरी ठोस वस्तु के सरफेस पर रखी हुई है और वो स्थिर अवस्था में है तब तक वो स्थैतिक घर्षण की स्थिति में है। या स्थिर घर्षण किसी वस्तु को विराम अवस्था में रखने के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे मेज पर पड़ी एक किताब, पहाड़ी पर खड़ी एक कार, एक रैक से लटका हुआ तौलिया, ये सब स्टैटिक फ्रिक्शन या स्थैतिक घर्षण के एग्जाम्पल हैं। जैसे अब एग्जाम्पल देखिए, ये मेज है आपकी, इस मेज पर मैंने एक किताब रख दी है ना। अब ये जो है स्थिर अवस्था में है, तो ये किस के कारण है? क्योंकि इस किताब की जो सरफेस है यहाँ पर और ये जो मेज की सरफेस है ये एक दूसरे के कांटेक्ट में है और इसमें खुरदरापन है, तो इसी कारण किताब जो है मूव नहीं कर रही है, स्लाइड नहीं कर रही है। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी आएगी कि जब अप्लाइड फोर्स का मान जो है इसके स्टैटिक फोर्स से, मतलब एक क्रिटिकल जो घर्षण बल होता है, क्रिटिकल फ्रिक्शन फोर्स से जब अधिक हो जाएगा तो ये किताब जो है मूव करने लगेगी। लेकिन अभी हमें वहां की नहीं बात करनी है। तो यहाँ पर ये जो बुक है इस मेज पर रखी है और ये विराम अवस्था में है, मतलब स्थिर है, मूव नहीं कर रही है, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण जो है मेज पर किताब रखी हुई है। दूसरा होता है गतिज घर्षण या डायनेमिक फ्रिक्शन। ये दो प्रकार के होते हैं, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो पहले हम समझेंगे गतिज घर्षण क्या होता है।
गति की अवस्था में दो वस्तुओं के बीच घर्षण जो है गतिज घर्षण कहलाता है। काइनेटिक फ्रिक्शन या गतिज घर्षण, यानी कि गति की अवस्था में अगर कोई दो वस्तुएं हैं और वो गति की अवस्था में है और उनके बीच में अगर घर्षण उत्पन्न हो रहा है तो वो गतिज घर्षण या डायनेमिक फ्रिक्शन कहलाते हैं। तो गतिज घर्षण दो प्रकार के होते हैं। पहला स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यहाँ पर चित्र में मैंने दिखाया है, एक बॉक्स है देखिए ये, और ये किसी सरफेस पर मान लो रखी है। सरफेस आपका ऐसे है, ये किसी सरफेस पर रखी हुई है ना। इस पर एक आदमी है, ये देखिए अप्लाइड फोर्स कर रहा है और ये स्लाइड कर रहा है। तो ये स्लाइड जो है, जो गति है, डायरेक्शन ऑफ मोशन है, अप्लाइड फोर्स की दिशा ये है ना, इस दिशा में है, तो गति की दिशा भी इसी दिशा में होगी। तो ये वस्तु इस गति में गति कर रहा है, इस दिशा में गति कर रहा है, और जो फ्रिक्शन है उसकी दिशा यहाँ इस ओर है, इसके गति की दिशा के विपरीत दिशा में है। तो दैट इज अ स्लाइड फ्रिक्शन, और ये गतिज घर्षण है। दूसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन या रोलिंग घर्षण। इस प्रकार के घर्षण में वस्तु सतह पर लुढ़कती है, जैसे एक साकर बॉल किक करने के बाद रुक जाती है। फुटबॉल की बॉल में बात कर रहा हूँ। गोल्फ की गेंद हरे रंग के घास पर लुढ़कने के बाद रुकती है। जैसे आप गोल्फ का गेम देखते होंगे तो उसमें जब गोल्फ स्टिक से बॉल को हिट किया जाता है और वो ग्राउंड पर जब जाती है तो लुढ़कती जाती है, फिर थोड़ी देर बाद जो है वो रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? वो रोलिंग फ्रिक्शन के कारण। तो रोलिंग फ्रिक्शन को मैंने यहाँ पर दिखाया, देखिए एक मेज है, उस मेज पर पहिए लगे हुए हैं। ये आदमी जो है जब बल अप्लाई कर रहा है तो ये जो वस्तु है, ये जो ट्रॉली है, एक तरह से ट्रॉली बोल सकते हैं, तो ये ट्रॉली जो है इसकी गति की दिशा यहाँ पर है। अब ये जो पहिया गति कर रहा है तो जो ये गति की दिशा, इस पहिए पर फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है जो कि गति की दिशा के विपरीत काम कर रहा है। तो इसी को रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ओके। सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब दो शुष्क सतहें एक दूसरे पर चलती हैं तो सतहों के मध्य घर्षण उत्पन्न होता है। जैसे जैसे आरोपित बल का मान बढ़ाया जाता है तो घर्षण बल भी बढ़ता जाता है। एक अवस्था ऐसे भी आती है, ठोस अपनी विराम अवस्था से सतह पर ठीक चलने वाला ही होता है। उसी समय घर्षण बल अपनी उच्चतम सीमा पर होता है जो वस्तु को चलने से रोकने का प्रयास करता है। इस उच्चतम घर्षण को ही सीमांत घर्षण कहते हैं। जैसे इस चित्र में मैंने दिखाया है, एक सॉलिड वस्तु ए है ना, एक देखिए ये सरफेस है, तो इस सरफेस पर ये वस्तु जब चलाते हैं, एक बल लगाते हैं, मूवमेंट कराते हैं, तो उसमें जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन उत्पन्न होता है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। लिमिटिंग फ्रिक्शन को अगर इंग्लिश में देखें तो द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स दैट कैन बी डेवलप्ड एट द contact surface when body is just on the point of moving is called limiting friction of force। तो इस चित्र में देखिए that is a limiting friction। जैसे ही चलने की स्थिति में होता है तो उस फ्रिक्शन को लिमिटिंग फ्रिक्शन कह देते हैं। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन को इस एग्जांपल से, इस चार्ट से बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक ब्लॉक ए है, सॉलिड है, ये एक दूसरा जो है सरफेस है, बी सरफेस है। तो ये ब्लॉक जो है बी सरफेस पर जब हम चलाने की कोशिश करते हैं, अप्लाइड फोर्स को इस डायरेक्शन में लगाते हैं, तो इसके चलने से या गति करने से एक बल विरोध करता है, तो उसको फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। अभी बताया था आपको। अगर अप्लाइड फोर्स का मान 0 न्यूटन है तो फ्रिक्शनल फोर्स का मान 0 है। ओके, तब तक वस्तु स्टैटिक अवस्था में रहेगी, स्थिर अवस्था में रहेगी। अब अप्लाइड फोर्स का मान मैंने 1 न्यूटन रखा तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 1 न्यूटन हुआ। ठीक है, अप्लाइड तो भी ये जो वस्तु स्थिर अवस्था में रहेगी। अप्लाइड फोर्स को 2 न्यूटन लिया मैंने, तो इसके विरोध में जो बल उत्पन्न हुआ वो 2 न्यूटन हो गया। अब जो है अप्लाइड फोर्स का मान 3 न्यूटन रखा, तो यहाँ पर जो है फ्रिक्शनल फोर्स, विरोधी बल का मान 3 हुआ, है ना। इस बल के विरोध में 3 न्यूटन का बल जो है उत्पन्न हो रहा है। लेकिन इस 3 न्यूटन के बाद जैसे ही मैंने 4 न्यूटन का बल अप्लाई किया तो वस्तु गति करने की अवस्था में आ गया और वस्तु गति करने लगेगा। यानी इस 3 न्यूटन के बल पर, इस 3 न्यूटन का जब बल हम अप्लाई करते हैं इस वस्तु पर, है ना, तो ये तब तक हिलने डुलने की स्थिति में आ जाता है ना, तब तक जो है ये तैयार होता है गति करने के लिए। यानी ये इसका मान जो है
जैसे ही हमने 4 न्यूटन रखा तो अप्लाइड फोर्स का मान अपोजिट बल, विरोधी बल यानी फ्रिक्शनल फोर्स के बल से जैसे ही अधिक हो जाता है तो ये जो है पदार्थ सारी ये वस्तु इस सतह पर गति करने लगता है। यानी इस 3 न्यूटन बल पे को इस 3 न्यूटन बल पर, अप्लाइड बल पर जो फ्रिक्शनल फोर्स उत्पन्न होता है उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ओके, दैट इज अ 3 न्यूटन। ये जस्ट एक एजम्पशन है, मैंने आपको एग्जांपल से समझाया है कि जब हमने 1 न्यूटन का बल अप्लाई किया तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है अब विरोधी बल का मान 1 हुआ, लेकिन जब जैसे ही 3 पर गए तो अप्लाइड फोर्स का मान 3 हुआ, तो दैट इज अ क्रिटिकल सिचुएशन। यानी इस क्रिटिकल फोर्स पर, इस क्रिटिकल अप्लाइड फोर्स पर जो है वस्तु गति करने की अवस्था में आ जाता है, और जैसे ही अप्लाइड फोर्स का मान इस क्रिटिकल अपोजिट बल से ज्यादा होता है तो वस्तु गति करने लगती है, तो इसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल देते हैं। अविलंब प्रतिक्रिया, नॉर्मल रिएक्शन। जब कोई ठोस वस्तु किसी सतह पर रखी जाती है तो ठोस वस्तु अपने भार के बराबर उस सतह पर दबाव डालती है। इस दबाव के कारण ही सतह की ठोस वस्तु पर क्रिया होती है। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार जितने बल से वस्तु सतह पर नीचे की ओर दबाव डालती है उतने ही बल से सतह की प्रतिक्रिया वस्तु के लंबवत ऊपर की ओर कार्य करती है। इस प्रक्रिया को ही अभिलंब प्रतिक्रिया कहते हैं। इसे आर या आर्यन से प्रदर्शित करते हैं। यानी ये एक सतह है और एक ठोस वस्तु है, इसका जो वेट है नीचे की ओर काम करता है, तो जितना वेट नीचे की ओर काम कर रहा है तो न्यूटन के तीसरे नियम से उतना ही बल ऊपर की ओर काम करता है, तो इसी बल को अविलंब प्रतिक्रिया या नॉर्मल रिएक्शन बोल देते हैं। ओके, अविलंब प्रक्रिया को मैंने यहाँ इस चित्र में समझाया है, तो आप देख लीजिए इसको। एक ठोस है, मान लो ये ए है, ये एक सरफेस पर रखी हुई है, तो इसका जो वेट है नीचे की ओर काम कर रहा है, यानी इस दूसरी सतह पर, बी सतह पर इसका भार जो है दबाव डाल रहा है, तो इस न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार इसके अपोजिट में भी एक बल उत्पन्न हो रहा है जिसको नॉर्मल फोर्स कहते हैं। अविलंब प्रतिक्रिया को डिफरेंट एग्जाम्पल से मैंने समझाया है। यहाँ पर देखिए एक डॉगी बैठा हुआ है या बिल्ली बैठी हुई है, सारी बिल्ली बैठी हुई है, तो इसका जो वेट है नीचे की ओर काम कर रहा है, इस सरफेस पर बैठा है, वेट नीचे की ओर है, तो इसके अगेंस्ट में एक बल उत्पन्न हो रहा है जिसको नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर घोड़े की मैं बात करता हूँ, हॉर्स की, तो देखिए वेट नीचे की ओर काम कर रहा है इस सरफेस पर, तो इसके अगेंस्ट में एक बल उत्पन्न नॉर्मल रिएक्शन है। ऐसे कार की मैं बात करता हूँ, और ऐसे ही हाथ पर एक वस्तु लिया है जिसका वेट जो है, इस वस्तु का वेट नीचे की ओर काम कर रहा है, तो इसके अगेंस्ट में हाथ जो है ऊपर की ओर बल लगा रहा है जिसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। घर्षण के नियम, लॉज ऑफ फ्रिक्शन। घर्षण बल हमेशा गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण बल हमेशा लगाए गए बाह्य बल के बराबर होता है जो वस्तु को चलाने का प्रयास करता है। घर्षण बल संपर्क सतहों के आकार और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। घर्षण बल संपर्क सतहों की प्रकृति, नेचर और स्थिति पर निर्भर करता है, जैसे चिकनी या खुरदरी सतह। सीमांत घर्षण बल, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, दो सतहों के बीच की अविलंब प्रक्रिया के समानुपाती होता है। और जीके की दृष्टि से मैंने एक नोट लिखा है आपके लिए, घर्षण बल को मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे ट्राइबोमीटर कहा जाता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण बल, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स तथा अविलंब प्रक्रिया, नॉर्मल रिएक्शन के अनुपात को घर्षण गुणांक या म्यू कहते हैं। घर्षण गुणांक को या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू से डिनोट करते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू एफ अपान आर या इज इक्वल टू एफ अपान एन, मतलब नॉर्मल रिएक्शन को कभी कभी आर से भी डिनोट करते हैं और एन से भी करते हैं। तो यहाँ मैंने दोनों चीज आपको बता दी है। तो यहाँ पर एफ क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स या सीमांत घर्षण बल, और एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन या अविलंब प्रतिक्रिया। घर्षण गुणांक किन्हीं दो पदार्थों के लिए सदा स्थिर रहता है। घर्षण गुणांक की कोई इकाई नहीं होती है क्योंकि ये समान भौतिक राशियों का अनुपात होता है। ये पूछा जाता है एक क्वेश्चन कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की यूनिट क्या होती है, तो दैट इज यूनिटलेस। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमेशा यूनिटलेस होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये दो समान भौतिक राशियों का अनुपात है। तो सीमांत घर्षण बल भी मान लो एक फोर्स है, तो इसका मात्रक मान लो न्यूटन लिया, और अविलंब प्रक्रिया भी एक बल है तो ये भी न्यूटन लिया, तो देखिए ये दोनों कट गए, है ना। तो दो समान भौतिक राशियों का अनुपात है,
तो ये यूनिट लेस होती है। इस चित्र में देखिए मैंने ये दिखाया हुआ है कि एक देखिए एक वेट है, ये W मतलब एक बॉक्स है, इसका वेट W है, ये नीचे की ओर काम कर रहा है, तो इसके अगेंस्ट में एक जो है नॉर्मल रिएक्शन हो रहा है, मतलब प्रक्रिया उत्पन्न हो रही है। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, जो फोर्स उत्पन्न हो रहा है, ये इसका मान कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स का मान म्यू एन के बराबर हो जाता है। इस चित्र में भी मैंने वही दिखाया है। अब मान लो ये जो है वस्तु ए है, इस पर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस दिशा में है, तो इसके विपरीत में जो बल फ्रिक्शनल फोर्स उत्पन्न हो रहा है उसका मान म्यू इंटू एन, घर्षण गुणांक और नॉर्मल रिएक्शन के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर मैंने दिखाया है घर्षण गुणांक को। देखिए एक ऑब्जेक्ट है ना, और ये एक सरफेस है, ये रखा हुआ है, इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन इस दिशा में है। ओके, तो ये इसका जो वेट है ये नीचे की ओर काम कर रहा है, तो इसके अगेंस्ट में न्यूटन के तीसरे नियम के आधार पर एक बल नॉर्मल रिएक्शन उत्पन्न हो रहा है, ऊपर की ओर काम कर रहा है, जिसको Fn या N या R से डिनोट करते हैं। और इसके अगेंस्ट में एक बल उत्पन्न हो रहा है इस सरफेस पर, इन दोनों सरफेस के बीच में इसको फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, और उसका मान F इक्वल टू म्यू इंटू आर है ना, जो ये दिया है F इक्वल टू म्यू इंटू आर, और R का मान क्या हो जाएगा, वेट वस्तु का है ना, तो R बराबर म्यू इंटू एम जी है ना, गुरुत्व के अंतर्गत अगर है तो ये वस्तु। अब घर्षण कोण एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, तो सीमांत घर्षण बल, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स और अभिलंब प्रतिक्रिया नॉर्मल रिएक्शन दोनों का परिणामी बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ बनाए गए कोण को घर्षण कोण कहते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा इस चित्र से, अभी आपको क्लियर कर दूंगा। सीमांत घर्षण बल, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स और अभिलंब प्रतिक्रिया नॉर्मल रिएक्शन दोनों बलों का परिणामी बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ बनाए गए कोण को घर्षण कोण कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित किया जाता है। घर्षण कोण का मान संपर्क सतहों के पदार्थ और प्रकृति पर निर्भर करता है। तो डेफिनेशन में क्या बताया, जैसे ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है, ये क्या कौन सा फोर्स है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है F, और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी बल, मान लो इस बल, ये जो बल है इस बल और इस बल के परिणामी बल ये है ना, OC है मान लो। तो इस परिणामी बल यानी अभिलंब प्रतिक्रिया तथा सीमांत घर्षण बल का परिणामी बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया के बीच के कोण को घर्षण कोण कहते हैं। यानी इस बल OA बल, OB बल का परिणामी बल OC तथा OA बल यानी अभिलंब प्रतिक्रिया के बीच के कोण को, इस थीटा अगर मैंने मान लिया तो इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन है ना, घर्षण कोण कहते हैं। अब इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में देखिए ये कोण काम कर रहा है, ये है। अब इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन मैंने लिया, इसको मिला दिया मैंने, AO हो गया, AC हो गया, इसको मैंने मिला दिया, BC हो गया मान लो। तो इस कोण में, इस त्रिभुज में ट्रायंगल AOC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, पढ़ा था ना लंब, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका AC है, ये है परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो गया, OA हो गया है ना, ये बेस हो गया OA। अब AC जो है, ये चूंकि समांतर चतुर्भुज बना, तो AC जो है, AC का मान इसके बराबर हो गया सामने वाली भुजा के OB के, तो इसको हम लिख सकते हैं OB अपॉन A, और OB का मान कितना है F, और इसका मान R है OA का, तो F अपॉन R लिख दिया। और F अपॉन R आपको पिछले पढ़ाया था कि उसका मान म्यू के बराबर होता है ना, घर्षण गुणांक। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, या घर्षण गुणांक का मान, घर्षण गुणांक बराबर म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, जहां पर tan थीटा क्या है आपका घर्षण कोण है। घर्षण के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, सतह पर गति को संभव बनाता है, जैसे चलना, दौड़ना, गाड़ी चलाना, स्केटिंग करना और लिखना। फिसलने से रोकता है, उदाहरण के लिए एक सीढ़ी दीवार पर रह सकती है ना। वाहनों को ब्रेक का उपयोग रोकने की अनुमति देता है। सर्दियों में हाथों को एक दूसरे से रगड़ने पर गर्म रखता है। झुके तल पर उतरना घर्षण बल के कारण ही संभव है। मशीनों पर पट्टा या बेल्ट चढ़ाना संभव हो सकता है। दीवार में कीलें घर्षण के कारण ही रुकती हैं। फाइल या रेती के दांते घर्षण बल के कारण ही काटते हैं। घर्षण की हानि, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, गति को धीमा करता है।
भारी वस्तुओं को ढकेलने और खींचने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वस्तु को आसानी से खराब कर देता है। उदाहरण के लिए रगड़ने के कारण इरेजर, जो घर में यूज करते हैं इरेजर, काफी ना बच्चे पेंसिल चला के इरेजर लगाते हैं, और नियमित उपयोग के कारण मशीन के पुर्जे खराब हो जाते हैं ना। जब इरेजर को आप पेज पे चलाते हैं, पन्नों पर चलाते हैं, लिखे हुए पन्ने पर, तो धीरे धीरे देखिए घर्षण के कारण ही वो घिसता हुआ चला जाता है और खत्म भी हो जाता है। अनावश्यक गर्मी उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए ब्रेक पैडल को लगातार पंप करने के कारण कार के ब्रेक गर्म हो जाते हैं और पहिए गर्म हो जाते हैं। मशीन की दक्षता कम करता है, एफिशिएंसी मशीन की घटा देता है। महत्वपूर्ण प्रश्न, आइए प्रश्नों को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक लकड़ी के ब्लॉक का भार 100 किलोग्राम है। यदि इसके और भूतल के बीच घर्षण गुणांक 0.3 हो तो ब्लॉक को घुमाने के लिए आवश्यक बल का मान क्या होगा। यानी जैसे एक लकड़ी है, मान लो ये लकड़ी रखा आपने और ये किसी भूतल पर रखा हुआ है ना, ये लकड़ी है। अब इसका भार 100 किलोग्राम है, तो वही कह रहा है कि इसको घुमाने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी, है ना। मान लो बल F है, तो म्यू का मान दिया हुआ है, घर्षण गुणांक का मान 0.3, लकड़ी के ब्लॉक का भार W बराबर 100 kg। देखिए यहाँ भार है, भार का मतलब mg है। अगर द्रव्यमान दिया होता तो गुरुत्व के अंतर्गत होता तो g का मान 9.8 या 10 रखते। चूंकि भार दे दिया तो W बराबर 100 kg हो गया। सीमांत घर्षण बल का मान पूछ रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का। तो जैसा हम जानते हैं कि म्यू इज इक्वल टू F अपान R, या सीमांत घर्षण बल बटा अभिलंब प्रक्रिया, या F अपान W, है ना। R हो गया, R का मान, भाई R जो है क्या होता है, यही है आपका, ये R हो गया। कैसे, ये W है, तो इस W के अपोजिट जो है, जो बल उत्पन्न होता है न्यूटन के तीसरे नियम से, वो R होता है। तो R का मान W के बराबर होता है, तो F अपान W लिखा। फिर फार्मूले से F इज इक्वल टू म्यू इंटू W, म्यू का मान 0.3 और W का मान 100 रख दिया, तो हमें 30 किलोग्राम का बल लगाना पड़ेगा इस लकड़ी के ब्लॉक को इस सरफेस के सापेक्ष गति कराने के लिए। तो 30 किलोग्राम का आंसर प्राप्त होता है। दूसरा क्वेश्चन, एक 1250 टन के रेलवे वैगन के भार को उठाने के लिए कितने बल की आवश्यकता है। वैगन और रेल के बीच का घर्षण गुणांक का मान 0.003 है। अब W का मान दिया है 1250 टन, म्यू का मान दिया है 0.003, तो बल का मान क्या हो जाएगा, या बराबर म्यू इंटू डब्ल्यू, या जैसा आप जानते हैं कि म्यू इज इक्वल टू फार्मूला है F अपान W, म्यू इज इक्वल टू F अपान W, या म्यू इज इक्वल टू F अपान R। तो यहाँ पर R इज इक्वल टू W हो गया, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू W। तो यहाँ पर मैंने म्यू का मान रखा और W का मान रखा, और दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर 3.75 टन आ गया। तीसरा क्वेश्चन है, 750 ग्राम भार वाले एक बल को 3500 ग्राम वजन वाले ब्लॉक को खींचना है, तो घर्षण गुणांक का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन में बल F का मान दिया है 750 ग्राम, R का मान दिया है 3500 ग्राम। तो हम जानते हैं घर्षण गुणांक F इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू F अपान R। F का मान 750 और R का मान 3500 दिया है, और जब इनको आपस में डिवाइड करते हैं तो आंसर का मान 0.214 आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी 35 द्रव्यमान की बात कर रहा है, भार की बात नहीं कर रहा है ना। तो वस्तु का जो द्रव्यमान है, बॉडी का द्रव्यमान है 35 द्रव्यमान है। तो यदि किसी 35 द्रव्यमान वाली बॉडी को स्थिर गति के साथ क्षैतिज अवस्था में समतल सतह पर चलाने के लिए 30 न्यूटन बल की आवश्यकता होती है, तो घर्षण गुणांक का मान क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर 35 किलोग्राम लिखना था, तो ये 35 किलोग्राम है। ओके, यहाँ देख लीजिएगा, यदि किसी 35 किलोग्राम द्रव्यमान वाली बॉडी को स्थिर गति के साथ क्षैतिज अवस्था में एक समतल सतह पर चलने के लिए 30 न्यूटन बल की अगर आवश्यकता होती है, तो घर्षण गुणांक का मान क्या होगा, जबकि G का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यानी ये जो 35 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु है वो गुरुत्व के अंतर्गत कर रही है। तो M का मान कितना हो गया, 35 किलोग्राम, F का मान 30 न्यूटन। तो जैसा कि हम जानते हैं अप्लाइड फोर्स बराबर घर्षण गुणांक गुणे R, अभिलंब प्रक्रिया। तो यहाँ पर म्यू R बराबर mg हो जाएगा, आप है ना। क्यों हो जाएगा, आपको मैंने बताया था कि मान लो ये बॉडी है, क्षैतिज अवस्था में जमीन पर रखी हुई है ना। इसका द्रव्यमान कितना है, इसका द्रव्यमान अगर 35 किलोग्राम है,
और गुरुत्व के अंतर्गत कर रहा है तो W क्या हो जाएगा mg यानी जी ना, और इस g का मान कितना हुआ 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है ना। तो फिर यहाँ पर r है ये, तो यहाँ पर म्यू इंटू आर, तो r बराबर क्या हो जाएगा mg यानी 35g, 35 और g का मान कितना हुआ 10, तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो 30/35 इंटू 10, 30/35 इंटू 10, और इसको जब मल्टीप्लाइंग करेंगे तो 0.087 इस तरह से घर्षण गुणांक का मान प्राप्त होता है। तो इन जो 4 प्रश्नों को मैंने बताया है, ये चारों प्रश्न आपके ITI के एग्जाम में आए हुए हैं, और ऑनलाइन CBT एग्जाम में भी इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, और 2 क्वेश्चन हमेशा फ्रिक्शन से आते हैं और इसी तरह के आते हैं। प्रशिक्षण का सारांश, तो हमने आज आपको घर्षण फ्रिक्शन के विषय में इंट्रोड्यूस किया, घर्षण की परिभाषा बताई, घर्षण के कारण के विषय में हम लोगों ने डिस्कस किया, घर्षण कितने प्रकार का होता है, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ फ्रिक्शन या घर्षण के नियम क्या होते हैं, घर्षण गुणांक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की मैंने बात की, म्यू इक्वल टू F/R, एंगल ऑफ फ्रिक्शन घर्षण कोण की हमने बात की, घर्षण के लाभ और हानियां क्या क्या होती हैं उसके विषय में बताया, और घर्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया। प्रयुक्त संदर्भ अरिहंत पब्लिकेशन बुक फॉर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जो कि यस के भटनागर के द्वारा लिखी गई है, जिसकी वेबसाइट www.arihantbooks.com है। आज मैंने आपको घर्षण फ्रिक्शन पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।